तो शशि, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप ये चीज समझते हैं। मैं शुरुआत आपसे इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है कि देखो आपस में झगड़ा हुआ, आपस में झगड़ा हुआ। ये आपस में झगड़ा है कि आपका एक दूसरे के प्रति गुस्सा कह लीजिए, शिकायत कह लीजिए, और शिकायत आदमी अपने गठबंधन में नहीं करेगा तो क्या जाके अमित शाह से कहेगा कि यह है? तो इसको देखने के नजरिए की भी बात है। तो जो नीतीश जी का कल कहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल नेचुरल है, उनका कहना भी बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस के लिए भी जरूरी है कि वो 5 राज्य के चुनाव में अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो ना केवल कांग्रेस, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए भी ठीक होगा। अगर एक घोषी का चुनाव उत्तर प्रदेश में सपा जीती थी, उससे पहले आजमगढ़ और रामपुर के इलेक्शन लोकसभा के हारने के बाद भी घोषी के चुनाव से जीतने के बाद लगा कि नहीं नहीं अब तो दिखा दिया जाएगा, अब ठीक कर दिया जाएगा। तो ये जो जो सारा मामला है, ये नैरेटिव बीजेपी सेट करने की ज्यादा कोशिश कर रही है कि आपस में बहुत झगड़ा है, आपस में बहुत झगड़ा है। थोड़ी बहुत शिकायत तो चलती रहती है यहां वहां। तो प्रोफेसर शशि, इस पूरे नीतीश जी का जो कहना है, उनका जो वो है, उस पर पहला मैं आपसे ले लूं एक वक्तव्य और फिर बाकी लोगों को लेता हूं। ओके, नमस्कार। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि नीतीश जी का ये जो भी वक्तव्य है, बयान है, या जो भी आप उसे कह लें, वो कहाँ दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि जिस मीटिंग में दिया गया है, वो मीटिंग तो इंडिया गठबंधन के ये एक पार्टनर का है, अलायंस का है, यानी अलायंस के पार्टनर का है। तो नीतीश जी वहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात, उस सीपीआई के मीटिंग में नारा क्या था? बीजेपी हटाओ देश बचाओ। इसका मतलब है कि नीतीश जी अगर उस मीटिंग का हिस्सा हैं तो बीजेपी हटाने में कहीं भी और देश को बचाने में उनकी मंशा पे कहीं भी कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। तो जो तीसरी बात अब इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जो कहा, अब देखिए, राजनीति में किसी भी स्टेटमेंट का कोई साधारण या सरल अर्थ तो नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसका कोई संदर्भ भी है, और उस संदर्भ के अतिरिक्त कुछ भविष्य के संबंध में एक स्टेटमेंट भी है वो। तो अब नीतीश जी ने जो कुछ कहा है उसमें ये बात भी कही, चुनाव अभी 5 राज्यों में है, अभी उनको फुर्सत नहीं है, हम तो उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इन सारी बातों में कुछ बातें तो बहुत साफ हैं। दुख है कि शायद उन्हें लगता था कि बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं उनमें कुछ तालमेल, बातचीत के द्वारा सीटों का बंटवारा हो जाएगा और बहुत तेजी से उस दिशा में कदम उठेगा। लेकिन इसी बीच में, जैसा आप खुद कह रहे हैं और सभी देख भी रहे हैं, कि चुनाव 5 राज्यों में, और ये 5 राज्यों का चुनाव, कम से कम 4 राज्यों का चुनाव, वो तो बहुत कुछ 2024 की दिशा में एक प्रकार का सेमीफाइनल है ये। तो अगर कांग्रेस अभी गठबंधन की तैयारी करे, अलायंस की बातें करे और उसमें सारा श्रम दे दे वहीं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई, अगर आप राजस्थान में कांग्रेस हार गई, या छत्तीसगढ़ में हार गई, या तेलंगाना में जो वो अच्छा करने की कोशिश करी नहीं कर पाए, तो क्या इंडिया गठबंधन के भविष्य पर उसका असर नहीं होगा? निसंदेह होगा। तो असर अगर होगा तो तैयारी तो चल ही रही है। ये इंडिया गठबंधन की ही तैयारी है। ये अलग बात है कि वहां मेन भूमिका जो है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान में, वो कांग्रेस पार्टी का, यहाँ तक कि तेलंगाना में भी इंडिया गठबंधन की तरफ से। वैसे भी वो लार्जेस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी तो आम आदमी भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है अब, जहां तक टेक्निकल मामला है चुनाव आयोग का। लेकिन ये तय है कि नीतीश जी के इस वक्तव्य में आप पढ़ तो सकते हैं दोनों बातें, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरी समझ राजनीति की कहती है, कि वो निसंदेह चाहते हैं कि तेजी से इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स के बीच में, और खुल्लम खुल्ला उन्होंने जो कहा है, हम कांग्रेस को बढ़ाना चाहते, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन तेजी से जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 2024 के चुनाव में वो तैयारी कर ले, सीटों का बंटवारा हो जाए, और 1-to-1 का जो मकसद है चुनाव का, वो हो जाए। तो एक तो ये गंभीरता भी उनकी बातों में दिख रही है, और मुझे इस बात से लेकर के कोई संदेह नहीं है कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन से नाराजगी है या कांग्रेस से उनकी नाराजगी है। देखिए, पहली बात तो ये, इंडिया गठबंधन जो बना वो लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रख करके बना है। इसलिए राज्यों में जो कुछ हो रहा है, मान लिया मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो,
तो निस्संदेह वहां पार्टियों का अपना कुछ चुनाव में हिस्सेदारी वो चाहते थे, लेकिन हिस्सेदारी इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बार आप हिस्सा जो मांगते हैं वो हिस्सा अपनी क्षमता से अधिक मांगते हैं। अब ये दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वो सद्भावना पूर्वक आपकी उस इच्छा की पूर्ति कर दे। तो राजनीति इतनी भी सरल चीज नहीं है कि कोई अपनी हिस्सेदारी दे दे। वो वहां पे तो क्षमता के अनुसार ही और अपनी ताकत को और क्षमता को बढ़ाने की भी कोशिश होगी। कांग्रेस की तो लगातार कोशिश हो ही रही है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता में वृद्धि करे, और अगर 4 राज्यों में उसे जीत मिल जाए या कम से कम 3 राज्यों में उसकी जीत हो जाए, 2 राज्य में सरकारें बचे और 1 सरकार वो भारतीय जनता पार्टी को 3 ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे भ्रष्ट तरीके से सरकार छीनी थी। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में इसको देखा जाना चाहिए, और इसका अर्थ लगाने के पीछे ये भी देखना चाहिए कि कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर द स्टेट्स इलेक्शन इस पर गंभीरता से बातचीत हो और इस कदम को आगे बढ़ाया जाए, ताकि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव भी लड़े और उसे परास्त भी करे। और चूंकि परास्त करने के पीछे हार जीत का मकसद सिर्फ नहीं है, इसके मकसद ये भी हैं कि क्या आप अपने देश में जनतंत्र और संविधान को बचा पाएंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकार को बचा पाएंगे, दलितों और आदिवासी और महिलाओं के अधिकार की रक्षा कर पाएंगे, और राष्ट्र की संपत्ति बचा पाएंगे। या राष्ट्र की संपत्ति जिस तरह से लुटाई जा रही है कुछ लोगों के हाथों में, उसको भी बचाने की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है इस दिशा में इस स्टेटमेंट को पढ़ा और जाना चाहिए। मैं प्रोफेसर शशि, मैं एक चीज स्पष्ट करूं, जैसे जिगर साहब कह रहे हैं ना डिसिप्लिन, लोग असल में डिसिप्लिन को बीजेपी का डिसिप्लिन समझ लेते हैं कि एक तरफ आंख घुमाई और सारे लोग। डिसिप्लिन विचार का होना चाहिए। आपका जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग तरह का है। हम सब लोग जो आए, हम लोगों का एक्सप्रेशन तो अलग हो सकता है, लेकिन विचार का डिसिप्लिन हो जाए कि ये अपना बड़ा लक्ष्य क्या है, वो डिसिप्लिन इंडिया गठबंधन का जरूर होना चाहिए। लेकिन एक्सप्रेशन सबका अलग अलग होता है। मैं 8वीं पास हूं, आप एमफिल हैं, तो मेरे और आपके एक्सप्रेशन में जरूर फर्क होगा। हो सकता है मैं अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचा दूं, आप कम लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन मेरे प्रोफेसर जी, मुझे 1-2 चीजें, इसलिए कि जल्दी जल्दी बहुत कम टाइम है। एक तो मुझे लगता है कि घर में भी आप अगर देख लीजिए, आप अपने, और ये मैं जो दर्शक है उनसे भी कह रहा हूं, आपके जो सबसे दोस्त हैं, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, आपको अगर उनसे दोस्ती नहीं करनी है तो आपके पास 10 कारण निकल आएंगे कि उनको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन गया था तो उन्होंने उनको चाय पहले दी, मुझे खराब वाला लड्डू दिया, उनको अच्छा वाला लड्डू दिया। और अगर रिश्ते रखने हैं तो आप वो सब भूल जाते हैं। और ये मैं सगे रिश्तों की बात कर रहा हूं। तो उसी तरह से ये जो गठबंधन है, उसमें आपको पुरानी बातों को भूलना होगा। आपको अगर लार्जर लक्ष्य है तो भूलना होगा। एक दूसरा, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, जो एक मुझे लग रहा है कि बीजेपी में इस समय पूरी तैयारी हो रही, कल भी वो मीटिंग हुई है, इनको कास्ट सेंसस का अभी तक जवाब नहीं मिल पा रहा है कि इसका जवाब कैसे दें, क्योंकि ईमानदारी नहीं है। जवाब एक ही है कि कह दो हम लागू कर रहे हैं, और कह दो कि अभी हम सेशन ला रहे हैं, जब ये विंटर सेशन है, वो ईमानदारी है नहीं। आपको क्या लगता है कि इससे पहले, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि कास्ट सेंसस पे अगर ये चुप रहेंगे तो इनको शायद सैकड़े में ना पहुंचे, कुछ आने वाला है प्रोफेसर जी बीजेपी की तरफ से? आनंद भाई, पहली बात तो ये है कि मैं तो फिर पुरानी बातें, भाई मंडल जब लागू हुआ तो वो कमंडल लेके चल पड़े। आप जानते हैं मंदिर का मुद्दा, और जिस तरह से यात्रा शुरू हो गई, तो उनके पास कास्ट सेंसस का प्रोफेसर साहब, मैं 1 मिनट बस बता दूं, कल आ गया है कि मोदी जी जो रामलला की वो मूर्ति है उसको गोदी में लेके पैदल चलेंगे, मतलब बहुत सहेज के वो जाएंगे और वहां प्रांत, या बड़ा बड़ा आया है, मतलब कमाल है। चलिए, मैंने कहा बता दूं, जैसे मैंने इसलिए कहा कि कास्ट सेंसस के समर्थन का तो सवाल ही नहीं है। जैसे महिलाओं के आरक्षण पे उन्होंने देश को ठग लिया, कास्ट के सेंसस का समर्थन वो नहीं करेंगे। उनके पास मंदिर है, हिंदू वोट को कैसे पोलराइज करें, माथे पे रामलला को लेके चलेंगे, गोद में लेके चलेंगे, नाचते हुए चलेंगे, गाते हुए चलेंगे, ये सब करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प है नहीं। देखिए, अभी नीतीश जी ने भी ये बातें कह दी थी अपनी उसी मीटिंग में कि हम हिंदू मुसलमान वो कर रहे हैं, हम ये चलने नहीं देंगे। इसका मतलब है उनकी कोशिश तो वही है, हिंदू बनाम मुसलमान करने की कोशिश,
और हिंदुओं में भी जो है वो कोशिश की जो कट्टरपंथी हिंदू हैं उनको कैसे पोलराइज करें, क्योंकि जो प्रगतिशील हिंदू हैं, उदार हिंदू हैं, वो तो कतई मोदी या मोदी की विचारधारा या इस प्रकार की हिंदुत्ववादी राजनीति को वो स्वीकार नहीं करते हैं, वरना उनको 80% वोट मिलते, क्यों 37 और क्यों 30% वोट थे। तो एक तो ये बात है, इसलिए वो यहाँ पे वही करेंगे। और आपने जो जिक्र किया है, एक बात मैं सिर्फ यहाँ कहना चाहूंगा कि यहाँ देखिए पॉलिटिकल पार्टी के विषय में जब ये डिसिप्लिन की बातें होती है ना, तो थोड़ी देर के लिए मुझे हंसी आ जाती है। ये रेजिमेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी रेजिमेंट नहीं होती है, कोई रिक्रूटमेंट आपने उसको दौर में और उसमें ये कंपटीशन और ये ऐसा नहीं होता है। एक तो सामान्यतः पॉलिटिकल पार्टी में एक विचार या जो भी विचार है उसको अगर कुछ भी आप मानते हैं तो एक तो ये उसका उद्देश्य होता है, या फिर कहीं ना कहीं जो है मान लिया आपका कुछ निहित इमीडिएट इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से आप पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, या फिर वहां इंटरेस्ट पूरा नहीं होता। तो ये डिसिप्लिन की बात करना ये तो हाईली, ये तो मोदी की पार्टी में हो सकता है, जहां हिटलर की पार्टी में हो सकता है। अगर आप बोलेंगे तो आप हटा दिए जाएंगे, और हिटलर की अगर राजनीति चले तो बोलेंगे तो मारे जाएंगे। तो ये राजनीति तो वो अधिनायकवादी जो पार्टियां होती हैं, फासिस्ट पार्टियां वहां होती हैं। लोकतांत्रिक पार्टियों में इस प्रकार का रेजिमेंटेशन, ये बातें करना अपने आप में बेईमानी हो जाती है। लगता है कि कहीं ना कहीं हम जनतंत्र को पार्टी में नहीं चाहते हैं, और एक नेता के नाम पर जो है वो बोलेंगे और सब उसको फॉलो करेंगे। तो वहां तो विचार के लेकर के बातचीत होनी चाहिए, उस पर लगातार लोकतांत्रिक तरह से बहस, और फिर एक आम सहमति पार्टी के अंदर बने। लेकिन सबको अगर बोलने नहीं दिया जाएगा, नेता ने कुछ कहा और पूरी भक्त मंडली जो है वो उसको दोहराने लगी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है। इसलिए इस अर्थ में भारतीय जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसलिए इस बात को समझना। और कांग्रेस में कम से कम ये परंपरा नेहरू से लेकर के इंदिरा के 71 के बाद वाला, खास करके 73, और ये कांग्रेस के डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा कारण आगे चल करके बना, क्योंकि वही रेजिमेंटेशन प्रारंभ हुआ था, और जिसके परिणाम स्वरूप नेता और पार्टी और डिसिप्लिन और ये, और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे संगठन भी कमजोर हुआ, उदार बातचीत वहां रुक गई, और अंत में आप जानते हैं कि क्या परिणाम निकला। और कांग्रेस की जो स्थिति हुई उसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैं अभी भी मानता हूं कि ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर नेता अपनी बात को कहे और कोई आम सहमति बनाने की कोशिश नहीं कहे, हर कोई अपनी बात, लेकिन उसको चर्चा के फोरम जो है उस पर बातचीत करे, और जब सहमति बने तो उसके साथ चले। ये पॉलिटिकल पार्टियों की भूमिका होनी चाहिए, और इससे जनतंत्र मजबूत होगा। बस, धन्यवाद।